अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज़ पर। टंडवाला यार म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पीपल्स पार्टी के जफर अहमद सिंधरू 2283 वोट लेकर कामयाब, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 32 वोट हासिल कर सके हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको आगाह कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। टंडवाला यार का पीपल्स पार्टी के जफर अहमद सिंधरू 2283 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 32 वोट हासिल कर सके हैं। सबसे पहले मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। तो सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का वक्त ख़त्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है, जिसके बाद सबसे पहले मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप सिर्फ बोल न्यूज़ पर देख सकते हैं, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 का ये मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। उज़ैन खानज़ादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैन बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो 5 बजे बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा और गिनती का अमल शुरू हुआ। तो अब देखने में ये आ रहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी टंडवाला यार के वार्ड नंबर 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जफर अहमद सिंधरू, वो 2283 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका नाम है इंतज़ार इम्तियाज हुसैन, वो जो 32 वोट वो हासिल कर सके हैं। इस वक्त मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि दिन भर जो है वो टर्नओवर भी कम रहा, वोटर की तादाद भी कम रही। ताम अभी ये देखने में आ रहा है कि ये गैर सरकारी और गैर हतमी जो है रिजल्ट के मुताबिक जो है ना 2283 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। इस वक्त टंडवाला यार में पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है वो पार्टी परचम लहरा कर जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि गिनती का अमल जब शुरू हुआ तो कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंच चुकी थी और अभी ये खुशी की खबर आ रही है पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए कि वो उम्मीदवार जो उनके हैं वो कामयाब हो गए हैं। जी ठीक है उज़ैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और यूसी 13 गिजरी पोलिंग बूथ नंबर 15 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। गिजरी से पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 282 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 96 वोट मिले। यूसी 3 माड़ीपुर पोलिंग स्टेशन नंबर 11 का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला नूर 220 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग दूसरे नंबर पर है। मजीद कौन जीत रहा है, कहाँ कैसी सूरत हाल है, आंखों देखा हाल बताने और दिखाने के लिए बोल के नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। गिजरी में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सालिक बताएगा गिजरी में क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, गिजरी में जो इलेक्शन का जो माहौल है गहमा गेबी इस वक्त अरूज पर है। जहाँ पर जो इलेक्शन की जो रवायती जो कशीदगी होती है सियासी पार्टियों के दरमियान वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की कारकुनान जो आमने सामने आए हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुज़श्ता 2 घंटों से नारेबाजी यहाँ पर जारी है। लेकिन यहाँ का जो रिजल्ट जो अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 282 वोट की लीड हासिल करके पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी नूर इस्लाम है उनको 96 वोट यहाँ से मिले, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार को जो 17 वोट यहाँ से मिले। पोलिंग स्टेशन बूथ नंबर जो 15 है उसके जो 4 जो पोलिंग बूथ के नतीजे अब तक सामने आए हैं। दूसरी जानब अगर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए पूरे दिन यहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी रही है। यहाँ पर लोगों का रश हमें नजर आया है। यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा जो क्राउड था जो वोट डालने के लिए यहाँ पर आया, तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर मुतहरिक नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, उसके अलावा जो वोटर्स थे वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चार्ज नजर आया। पूरे दिन यहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी रही, लेकिन पूरे दिन में इक्का दुक्का जो है झड़प के वाक़यात भी सामने आए, कशीदगी भी हुई। लेकिन गुज़श्ता 2 घंटों से यहाँ पर जो कारकुनान है वो आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जहाँ पे पुलिस के दफ्तर को यहाँ पर मजीद तलब किया गया है ताकि किसी भी कशीदा सूरत से निपटा जा सके। हुकाम यही बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने मजीद नफरी को इसलिए तलब किया कि कोई सबसे हसास पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर जो बताया जाता है इस हवाले से। और जो यूसी 13 का जो 13 नंबर जो वार्ड नंबर है यहाँ पर हवाले से ये क्योंकि यह बाई हल्का है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का, और सुबह यहाँ पर वोट डालने के लिए यहाँ पर आज दोपहर में जब यहाँ पर आए थे उस वक्त भी यहाँ पर हमें कारकुनान की काफ़ी गहमा गहमी भी नजर आई थी, नारेबाजी भी यहाँ पर करते हुए हमें नजर आए थे। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो ये नताइज के तैयारी में मसरूफ़, उनको ये बताने के नताइज जो अनकरीब मुकम्मल होंगे उसके बाद उनको भी शेयर किया जाएगा। जी ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
कराची यूसी 13 गिजरी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनान की नारेबाजी। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। और कराची के इलाके गडाब टाउन यूसी 7 में भी पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी वहाँ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वजाहत बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन इस वक्त सबकत ले जाता दिखाई दे रहा है? हाँ जी, देखिए कराची में 5 अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर कराची के हम इस वक्त मौजूद हैं गडाब टाउन के अंदर, जहाँ पर यूसी 7 के अंदर 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी हिस्सा लिया था चेयरमैन की सीट से, जिसका आगाज़ 8 बजे हुआ। और अब शाम के 5 बज चुके हैं जब जो बल्दियाती वोटिंग का आगाज़ अख्तिताम हो चुका है, जिसके बाद दरवाजे बंद हो चुके हैं, वोटिंग का अमल रुक चुका है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, जिनकी जानिब से सीलें लगाई जा रही हैं डब्बों के ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि पोलिंग स्टाफ को के एक्स्ट्रा लोगों को निकाला जाए और अंदर वही लोग रह सकते हैं जो मौजूद थे वोट डालने के लिए। अब वक्त का इख्तिताम हो चुका है और इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा, जिसके बाद रिजल्ट शाया किया जाएगा। जी, इख्तियारात का रोना नहीं, कराची के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमें गैर मुकामी कहने वाले बाहर से लोग लाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई से अकेले लड़ रही है। हमने लोगों से वोट मांगा है अपने काम के ऊपर, अपने किरदार के ऊपर। हमने ये नहीं कहा हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि हम ये चीज़ करेंगे। हमने पार्टी ने उनके लिए क्या क्या किया है, हमने उनके लिए क्या क्या किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यूसी की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है। मैं चाहता हूँ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ पोलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो। वो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते थे मकामी गैर मकामी का, हमारे तो लोकल लोग यहाँ पर मौजूद है, बाहर से लोग लाके माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। यहाँ पीपल्स पार्टी अकेले लड़ रही है जमात इस्लामी और पीटीआई के साथ, बल्ला तराजू मुश्तरका तौर पर लड़ रहा है और इस टाउन का चेयरमैन भी बल्ले का है। लेकिन उसके बावजूद हमने इस यूसी का इंतखाब किया क्योंकि हम मुतमईन हमने लोगों की खिदमत की, और आपको नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ इनको ये मुनाफिकत की सियासत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें एहतराम करना चाहिए। ये लोग तो प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों से मुशावरत करेंगे। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी कायदीन को जल्द जोहराने पर मदऊ करेंगे। जमहूरी निज़ाम की मजबूती और माशी मसाइल का हल। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुल्क की तमाम सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला। सराय नून लीग का कहना है कि चंद रोज में नवाज शरीफ को सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के वफ्द को भी मदऊ करने की तजवीज़ दे दी। बड़ी सियासी बैठक में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर बात होगी। सियासी जमातों को इंतकाम से गुरेज के बयानी से भी आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से टिकट की दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख, जबकि कौमी असेंबली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर की गई है। बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। एजेंडे को 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। हमजा शहबाज ने मुतालबा कर दिया है और कहा है कि आम आदमी को रिलीफ मुआशी पहिए के चलने से मशरूत है। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है, इसको चलाने में सबको जोर लगाना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए, और उस मुआशी एजेंडे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कम से कम 10 साल का, ताकि एक मुआशी सिमत पाकिस्तान की मुतय्यन हो, इस्लाहात हो और मईशत जो है वो फले फूले, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। और आम आदमी को रिलीफ तभी मिल सकता है जब मईशत का पहिया चलेगा, सनतों की चिमनियाँ जो है वो धुआं उगलेंगी और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा।
اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو چہرے پر کپڑا ڈال کر بختر بند گاڑی میں لایا گیا اور انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری نے شہری سے 50 لاکھ روپے لیے تھے۔ مزید تفتیش کے لیے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ فواد چودھری نے ڈاکٹر تک رسائی کی استدعا کی۔ عدالت نے سابق وزیر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کی۔ تو ورلڈ کپ کے میچ میں آج بھارت نے جنوبی افریقہ کو 327 رنز کا ہدف دے دیا۔ بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 326 رنز سکور کیے۔ وراٹ کوہلی نے سینچری بنا کر رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ میچ کا ٹاس بھارت نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ میچ شروع ہوا تو اوپنر روہت شرما اور شبمن گل کریز پر آئے، تاہم مخالف بالرز نے زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا۔ روہت شرما کو ربادہ نے کیچ دینے پر مجبور کر دیا اور وہ 40 رنز پر باؤما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ شبمن کو مہاراج نے صرف 23 رنز پر بولڈ کر دیا۔ شریاس 77 رنز پر مارکرم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ کے ایل راہل 8 اور سوریا کمار یادو 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ وراٹ کوہلی 101 اور رویندر جڈیجا 29 سکور کر کے ناٹ آؤٹ رہے۔ اور خبر ہے کراچی سے، جہاں کینٹ اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی ایک بوگی الٹ گئی۔ حادثے کے باعث ریلوے ٹریک ٹوٹ گیا۔ بوگی کراچی کینٹ سے ویسٹ وہارف کی طرف جاتے ہوئے الٹی۔ ٹریک کی 10 فٹ کی پٹری اکھڑ گئی، جبکہ 2 جگہ سے فش پلیٹ بھی ٹوٹ گئیں۔ حادثے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا۔ ابھی تک امدادی ٹیم اور مشینری جائے وقوع پر نہیں پہنچی۔ تفصیل جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے سالک شاہ سے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ واپس جانے والے افراد کی تعداد 1,82,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ملک گیر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ گرفتار افراد کو وطن بھیجنے کے لیے ٹرانزٹ کیمپس میں رکھا جا رہا ہے۔ ملک میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ چمن اور تورخم بارڈر سے مزید ہزاروں غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن روانہ کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی 7,135 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ پاکستانی جیلوں میں موجود غیر قانونی تارکین کو بھی ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق مختلف جیلوں سے مجموعی طور پر 496 غیر قانونی قیدیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ کراچی میں بھی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ گرفتار افراد کو ٹرانزٹ کیمپس منتقل کیا جا رہا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بھی 57 افراد کو پولیس سیکیورٹی میں تورخم بارڈر روانہ کر دیا گیا۔ پنجاب اور بلوچستان میں غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ طالبان حکام نے پاکستان سے ایک بار پھر غیر قانونی مقیم افغانوں کی واپسی کے لیے وقت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے کہا کہ طالبان حکام کے ساتھ کوئی معاملہ یا مشکل ہے تو وہ افہام و تفہیم اور بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی، طالبان حکام کا پاکستان سے مہلت دینے کا مطالبہ۔ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ غیر قانونی مقیم افغانوں کی تذلیل نہ کی جائے، ان کو واپسی کے لیے وقت دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے ملک واپس جا سکیں۔ ملا حسن اخوند نے کہا کہ اگر آپ کا طالبان حکام کے ساتھ کوئی معاملہ یا مشکل ہے تو وہ افہام و تفہیم اور بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان افغانوں کو نکالنے کے ممکنہ نتائج کا جائزہ لے اور وہ کرے جو بعد میں برداشت کر سکے۔ حکومتوں اور عہدیداروں کی پالیسی ہے کہ اپنے ملک کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں اور ہمسایوں کا خیال بھی نہیں کر رہے۔ اور اب بات کریں گے غزہ کی۔ تو غزہ پر اسرائیل کی وحشت اور بربریت میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ الغازی کیمپ پر اسرائیل کی بدترین بمباری سے بچوں سمیت 51 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ حماس نے بھی اسرائیلی فوج پر حملے کر کے 24 فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے خونی حملے جاری، تازہ نشانہ الغازی کیمپ بنا۔ اسرائیلی بربریت کے مناظر نے دنیا کو دہلا دیا۔ الغازی کیمپ میں نشانہ بننے والے زیادہ تر بچے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے گھر کو بھی نشانہ بنایا۔ گھر میں ان کے 2 بیٹے رہائش پذیر ہیں۔ دوسری طرف حماس کے تازہ حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ 24 فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں۔ حماس نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ میں اسپتال، یونیورسٹی اور رہائشی عمارتوں کے بعد قبرستان بھی اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہ رہے۔ غزہ کے قبرستان پر فضائی
فضائی حملے میں 10 افراد کی جان گئی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے اسون پر بھی اسرائیلی فوج نے دھاوا بولا۔ گھر گھر تلاشی میں متعدد فلسطینی گرفتار کر لیے گئے۔ اسپتالوں اور ایمبولینسوں پر اسرائیلی بمباری کے بعد زخمی فلسطینی کا علاج کرنا محال ہو گیا۔ غزہ کے 16 اسپتالوں اور 32 طبی مراکز میں کام رک چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے ثقافتی امور آپے سے باہر ہو گئے۔ غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ غزہ پر جوہری ہتھیار پھینکنا ممکنہ آپشنز میں سے ہے۔ فلسطینی غزہ چھوڑ دیں، آئرلینڈ یا صحراؤں میں چلے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے عمیہی علیہو کے بیان سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ اسرائیل کی پیٹھ ٹھونکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا دورہ مشرق وسطی جاری۔ انٹونی بلنکن نے مغربی کنارے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی ہے۔ محمود عباس نے اسرائیلی جارحیت فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمان میں عرب امریکہ اجلاس ہوا۔ امریکہ نے جنگ بندی میں مدد دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مشرقی وسطی کے دورے پر، اسرائیل کی حمایت بھی جاری۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن فلسطینی شہر مغربی کنارے پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ نے راملہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ فلسطینی صدر نے غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل اردن میں 5 عرب ملکوں اور امریکہ کا اجلاس ہوا۔ عرب رہنماؤں نے اینٹونی بلنکن سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی حملے فوری بند کرائے جائیں۔ اینٹونی بلنکن نے کہا غزہ میں جنگ بندی اسرائیل کے دفاع کو لاحق خدشات تک ممکن نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات بھی ہوئی۔ غزہ میں امداد پہنچانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج ترکیہ بھی جائیں گے۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری ہیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں افراد نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ لندن اور یورپ میں بھی فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے۔ غزہ میں سسکتی زندگی، لوگ اسرائیلی درندگی پر پھٹ پڑے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد سڑکوں پر آ گئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی شہر نیو یارک میں سینکڑوں افراد نے فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ یہودیوں کی بھی بڑی تعداد نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی۔ لندن میں مسلسل چوتھے ہفتے احتجاج، مختلف مقامات سے ریلیاں ٹریفیکل اسکوائر پہنچی۔ فری فری فلسطین کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ سویڈن کے ہر شہر میں فلسطینیوں کی حمایت پھیل گئی۔ مالمو میں شمعیں جلائی گئیں۔ کہیں شہید بچوں کا علامتی قبرستان بنا کر مظاہرہ کیا گیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی شہریوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ فرانس کے شہر پیرس میں فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں مظاہرین نے نہتے شہریوں اور بچوں پر وحشیانہ بمباری روکنے کی اپیل کر دی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شہری امریکی سفارتخانے کے باہر جمع ہو گئے۔ صہیونی فورسز کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما اور امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر دی۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، امریکہ کے سابق صدر بھی بول پڑے۔ براک اوباما نے فلسطین میں ہونے والے مظالم کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ کہا مارے جانے والے شہریوں کا حماس سے کوئی تعلق نہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے بھی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی۔ کہا کہ فلسطینی بچے بھی اتنے اہم ہیں جتنے کہ اسرائیلی اور امریکی بچے۔ غزہ کی تباہی جدید دور کے سب سے زیادہ ہولناک لمحات میں سے ایک ہے۔ برنی سینڈر کا کہنا تھا کہ بمباری سے ہزاروں کیا گیا۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ کراچی میں پہلی بار آن لائن مقدمہ درج۔ نیو یارک میں مقیم شہری کامران علی نے گاڑی چوری ہونے کی FIR درج کرائی۔ کراچی میں پہلی بار آن لائن FIR درج، نیو یارک کے شہری نے گاڑی چوری کا پرچہ کٹوا دیا۔ نیو یارک میں مقیم شہری کامران علی کی مدعیت میں شارع فیصل تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق گلشن جمال میں 20 اکتوبر کو گھر کے باہر سے گاڑی غائب ہوئی۔ رضوان اشرف عرف جھولے لال نے گاڑی چورائی اور اسے جعلی سائن کر کے 65,000 روپے میں آگے فروخت کر دیا۔ رضوان اشرف عرف جھولے لال نے 29 اکتوبر کو واٹس ایپ پر گاڑی بیچنے سے متعلق بتایا۔ ملزم نے 7,000 روپے کے جعلی دستاویزات بھی تیار کروائے۔ SSP عرفان بہادر نے بتایا کہ معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ کراچی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں ایک آن لائن شکایت موصول ہوئی جس میں انہوں نے کمپلین کی اپنی، اس کمپلین کے اوپر قانونی رائے لی گئی اور قانونی رائے لینے کے بعد ہم نے اپنے تھانے میں شارع فیصل تھانے میں وہ پرچہ درج کیا اور اب اس میں مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
झूले लाल 2 मरतबा मंशियात के मुकदमात में शारा फैसल थाने में गिरफ्तार हो चुका है। नादरा का इदारा जाली दस्तावेजात पर शनाख्त के खिलाफ मुस्तैद हो गया। 18,000 से जायद जाली शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए गए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नादरा के मुतादिद अहलकार भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नादरा ने 18,000 से जायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड निशानदही करके मनसूख कर दिए। नए शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए मजीद फुल प्रूफ तरीका कार अपनाया जा रहा है। वालदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। SMS के जरिए खानदान के सरबराह को नए कार्ड के इजरा की इत्तला दी जा रही है। नादरा ने जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस मुताद्दिद अहलकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां भी की हैं। जिम्मेदारान को मुलाजमत से बरतरफी समेत दीगर बड़ी सजाएं दी गई हैं। नादरा अपने निजाम की साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए भी अहम इक़दामात कर रहा है। मुल्क के कर्जों पर शरह सूद में हदफ से भी ज्यादा इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त कर दी। रवां साल कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को 8,500 अरब रुपए दरकार है, जो हदफ से 1,200 अरब रुपए जायद है। मुल्क पर कर्जों का बोझ अंदाजों से भी कहीं ज्यादा हो गया। ज़राए का कहना है हुकूमत ने बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए तखमीना लगाया था। ताहम रवा साल सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को 8,500 अरब रुपए दरकार है। हुकूमत ने 18% शरह सूद के साथ अदायगियों का तखमीना 7,300 अरब रुपए लगाया था। ताहम शरह सूद 22% होने की वजह से अदायगियों में इजाफा हो गया। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त की है। हुकूमत ने रवा माली साल की पहली सहमाई में 1,400 अरब रुपए की अदायगी की है। 1,400 अरब की अदायगी मजबूरी वफाकी आमदन के बराबर रही है। मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत पकड़ने लगा। गिरम फरोशों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सरकारी नरखनामे मजाक बन गए। गोश्त, दाल, सब्जियां, फल मुकर्ररा नरखों से कई गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी प्राइस लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होगा। इस पर अमल दरामद के लिए भी सख्त इक़दाम करना होंगे। मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम वसूल कर रहे हैं मन चाहे दाम। इस्लामाबाद में गरा फरोशों की मनमानियाँ जारी। रावलपिंडी में कीमतें कम, शहर इक़्तिदार में रेट ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि मनमाने इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। किसी के पास इसका रेट 260 है, किसी के पास इसका रेट 270 है, किसी के पास 280 है। गरीब के लिए है ना मसला, तो उनका ये बड़ा मसला नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो मेन वजह तो ये है। लाहौर में सब्जी फरोशों ने सरकारी फहरिस्तों को मजाक बना दिया। टमाटर के सरकारी रेट 175 रुपए किलो, लेकिन खरीदारों से 240 से 280 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 115 रुपए फी किलो वाला प्याज 135 से 140 रुपए में दस्तयाब है। आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इजाफा तो हो रहा है, हर जगह का रेट अलग ही अपना अपना रेट लगाया हुआ लोगों ने। हुकूमत है कोई नहीं दी, अपने अपने रेट ने। माल मंडी दे विच हर चीज़, हर जानवर महंगा है। कराची में भी दुकानदारों ने सरकारी नरखनामे हवा में उड़ा दिए। खरीदारों का कहना है कि कमिश्नर कराची रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हैं। कहीं पे भी रेट लिस्ट नज़र नहीं आती। किसी भी जगह चले जाएं, चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दालों वाला हो, किधर आते हो चेकिंग करने तो कम कर देते, फिर बाद में वही हो जाते। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुनाफाखोर सरकारी कीमत को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। पेशावर में दूध की कीमत 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से 240 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सिविल अस्पताल कोयटा में कांगो से मुतासरा महकमा सेहत के मुलाजमीन की तादाद 16 हो चुकी है, जबकि यंग डॉक्टर्स बलोचिस्तान ने हुकूमती इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात दानिश मुराद की इस रिपोर्ट में देखिए। कोयटा में कांगो बेकाबू। सिविल अस्पताल के 16 मुलाजमीन कांगो का शिकार हो गए। एक डॉक्टर जान से हाथ धो बैठा। एक हमारा डॉक्टर जो था वो एक्सपायर हो चुका है। 8 डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद हमने हुकूमत से रब्ता करके फ़ौरन इनको कराची शिफ्ट करने के लिए बेहतर सहूलत के लिए उनसे रब्ता किया था। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है। जो कांगो फीवर है बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, इसको फ़ौरन बाई एयर शिफ्ट किया जाए सब डॉक्टरों को। कराची में हुकूमती नुमाइंदे हुकूमत की वसअत से वहाँ पे उनको बेहतर सहूलत और जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमती इक़दाम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
दूसरी जानिब सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की इयादत के लिए आने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि डॉक्टर्स के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी हैं। 16 अजला इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। केसेस की मजमूई तादाद 645 तक जा पहुंची है। पेशावर 157 केसेस के साथ सरफहरिस्त है। स्वाबी 69 और मर्दान 45 मरीजों के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के ताबड़तोड़ अमले, केसेस बढ़ने लगे। 16 अजला डेंगू मच्छर के लिए इंतहाई हसास करार। केसेस की मजमूई तादाद 645 तक पहुंच गई। पेशावर 157 केसेस के साथ सरफहरिस्त, स्वाबी 69 और मर्दान 45 मरीजों के साथ बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक कोआट 41, 437, बडगराम 36, एबटाबाद 34 और अरीपुर में 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। मालाकंड 28, मानसेरा 25 और लकी मरवत से 24 मरीज सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि मच्छर मार स्प्रे न होने से डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत को फौरी हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत माइशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। हमें रिपोर्ट करेंगे कफील अहमद। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनाकिद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है, बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है। ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौके हैं, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये तब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत गिरने लगा। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध से हद निगाह मुतासर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कहीं बादल, कहीं रिमझिम तो कहीं धुंध का राज। मुल्क में मौसम के अलग अलग अंदाज। बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल लिए। लेह में दर्जे हरारत -4 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा को सुरमई बादलों ने घेर लिया। महकमा मौसमियात ने पेशावर, चतराल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में खिज़ां के रंग बिखर गए। हर तरफ जर्द परतों
ने मंजर हसीन कर दिए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कल्लात में 5 और कोयटा में पारा 6 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार है। और आपको बताएं कि स्मॉग से मुतासरा भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वर्ल्ड कप मैचेस खतरे में पड़ गए हैं। नई दिल्ली आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है और स्मॉग की वजह से टीम्स को शदीद दुश्वारी का सामना है। 6 नवंबर को दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान मैच शेड्यूल है, जबकि आईसीसी ने भी दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। आईसीसी का कहना है कि भारतीय बोर्ड के साथ मिलकर माहिरीन की राय ले रहे हैं, खिलाड़ियों की सेहत की हिफाजत का ख्याल रखेंगे। श्रीलंका ने हफ्ते को आर्वन जेटले स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख कर दिया था। खैरपुर में ख़वातीन और बच्चों के लिए बनाया गया पार्क अदम तवज्जुही की नज़र हो गया, जिसकी हालत ज़ार इंतज़ामिया को मुँह चिढ़ा रखी है। देखते हैं मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। खैरपुर का लेडीज एंड चिल्ड्रन पार्क इस हाल को ना पहुंचता तो सदाए एहतजाज भी कभी बुलंद ना होती। इंतजामी नाअहली के सबब ये पार्क किसी रेतीले मैदान का मंजर पेश कर रहा है, जहां खवातीन और बच्चे तो नहीं आते, ताहम कचरा कुंडी समझकर गाय चरने जरूर आ जाती हैं। ना इसमें ग्रास है, ना इसमें ग्रिल हैं। दीवारें काम से और म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करते हैं कि इस पाल को बहाल किया जाए। बोल से गुफ्तगू में मकामी अफराद ने अपील की कि पार्क की हालत बदली जाए। सेहतमंद तफरीह सेहतमंद माशरे की जमानत है। इंतजामिया को शहरियों की पुकार पर कान धरना होगा। जैकबाबाद की जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत ज़बूहाली का शिकार है। मुतअद्दिद बार प्लस्तर गिरने से अमले के लोग जख्मी भी हो चुके हैं। इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है, जिससे बड़े जानी नुकसान का खदशा है। मज़ीद देखेंगे फरीद इलाही की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद के जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत इंतहाई मखदूश और खस्ता हाल हो चुकी है। अरसा दराज से इमारत की मरम्मत ना हो सकी, जबकि कई बार इमारत के प्लस्तर गिरने से पोस्ट ऑफिस का अमला और शहरी जख्मी भी हो चुके हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के नीचे काम करने वाले 30 से ज़ायद अमले की जिंदगियां खतरे में है। अमला खौफ के साए तले अपनी ड्यूटियों के फराइज सर अंजाम दे रहा है, जबकि अक्सर इमारत के अंदर हमेशा सार्फिन का हुजूम मौजूद रहता है, जिससे बड़े जानी नुकसान का खदशा है। 2 से 3 साल हो गए हैं ये, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग की हालात है वो बहुत ही ख़राब है। डाकखाने को देखकर ऑफिस में नहीं आ रहे, डर रहे हैं लोग देखेंगे, ऐसे नहीं कि हम मर जाएं, ऐसे नहीं कि कभी छत गिर जाए। ये बिल्डिंग जो है अभी है ना, वो बिल्कुल नीचे हो गई है रोड की सतह से। खुदा रहा हमारे हाल पर रहम करें और जितनी जल्दी हो सके इस बिल्डिंग को बनाने में हमारी मदद करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जनरल पोस्ट ऑफिस के लिए मुतबादिल इमारत फराहम की जाए और इसी इमारत की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि पोस्ट ऑफिस के अमले और सार्फिन की जिंदगियां बच सकें। जैकबाबाद की वाहिद इमारत पोस्ट ऑफिस, जहाँ की बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, पर यहाँ का अमला खौफ के साए तले यहाँ पे अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हुकाम बाला से इन्होंने मुतालबा किया है कि इस इमारत को जल्द तज़ीन व आराश करके मुलाजमीन और शहरियों को महफूज बनाया जाए। कैमरा मैन नबील मुगल के साथ फरीद इलाही, बोल न्यूज़, जैकबाबाद। सिंध के तारीखी शहर खामोशां की शान मिर्ज़ा ईसा खान तरखान का मकबरा मकली के कब्रिस्तान में ऐसी खूबसूरती कहीं नहीं। मकबरे की खुसूसियात पर देखते हैं नज़ाकत शाह की रिपोर्ट। जिंदगी में शाहजहां का गवर्नर, मौत के बाद शानदार मकबरे का मकीन मिर्ज़ा ईसा खान तरखान, जिन्होंने जीते जी ही अपनी अब्दी आरामगाह तामीर करवा दी थी। मकबरे के सतूनों पर खूबसूरत संग तराशी की गई है। सतूनों शानदार दालान और मखसूस गुंबद की वजह से अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। ये आलमी विरसे में भी मकबरा शामिल है और मैं कहता हूँ दुनिया का ये दूसरे नंबर का कब्रिस्तान है। इसमें सबसे खूबसूरत मकबरा जो है मिर्ज़ा ईसा खान का है। इस मकबरे का फ़न तामीर आगरा में फतेहपुर सुकेरी के तामीरात से मिलता जुलता है। मकबरे की दीवारों के ऊपर गुंबद है। यहाँ फूल पत्तियों, बेलों और शहद जैसे नमूनों की नफीस संग तराशी के सिवा कुरान शरीफ की आयात और फ़ारसी ख़त की जो तहरीरें हैं, उनकी खूबसूरती की तो आप मिसाल नहीं दे सकते। देखने वाला देखता रह जाता है। किसान जो कि ज़मीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर माफिया के रहमो करम पर है। किसान जो कि ज़मीन का सीना चीर कर फसल उगाता है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर माफिया के रहमो करम पर है। माफिया के हाथों लुटते किसान की दाद रसी के लिए हुकूमती इक़दामात कहीं नज़र नहीं आते।
DAP खाद की सरकारी नर्ख 12,700 फी बोरी, जबकि मार्केट में यही बोरी 13,500 में दस्तियाब है। यूरिया के सरकारी नर्ख 3400 रुपये, जबकि मार्केट में 4,000 रुपये फी बोरी में फरोख्त हो रही है, जिसके सबब किसान को काश्तकारी में शदीद परेशानी का सामना है। यूरिया की कीमतों की तयन में अफसरान की मीटिंग्स, आए बैठे बात की और चल दिए से ज़्यादा कुछ नहीं, जहां सारी तवज्जो फ़ोटो सेशन पर मरकूज़ रहती है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान अकबर के साथ खैज़र हबीब बलोच, बोल पाकिस्तान, लिया। मज़फ़ात में वाक़े मगर मामूली नहीं। बात हो रही है शादरा बाग की, जिसे जहांगीर के मकबरे ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। मुग़ल तर्ज़ तामीर के नादिर नमूने पर देखते हैं कदीर खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में मुगलिया दौर की हसीन यादगार मकबरा जहांगीर, जिसकी तामीर का आगाज़ नूरजहां ने किया और शाहजहां ने पाए तकमील तक पहुँचाया, यहाँ आने वाला मासी की यादों में खो जाता है। ये हमारा तारीखी वर्सा है, ये जो है मकबरा जहांगीर हो गया, मकबरा नूरजहां हो गया, लाहौर में भी तारीखी वर्से बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन पर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने तारीखी वर्सा को देख के तारीख को याद करना चाहते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखे। जो चीज़ें ठीक कर दी गई हैं उनमें भी बहुत सी मसले मसाइल हैं, कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ नहीं लगाते तो टूट जाती हैं। बहरहाल इसको देखना चाहिए। मकबरे के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्ब हैं। कब्र का तावीज़ संगे मरमर का है और इस पर अकीक, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह ताला के 99 नाम को निंदा हैं। सिख अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। सिख ने इस इमारत में सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया सैनशीन उखाड़ कर अमृतसर ले गए। इसी तरह इमारत के सतूनों और आराइशात में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल लिए गए। तहम आज भी ये इमारत काबिल दीद है। मकबरे का वो हिस्सा जहाँ शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर दफन है, एक बुलंद चबूतरा बनाया गया है। अंदर दाखिल होने का एक ही रास्ता है। मज़ार के चारों जानिब संगमरमर की जालियाँ लगी हुई हैं, जो सख्त गर्म मौसम में भी हाल को मौसम की हिद्दत से महफूज रखती हैं। मकबरा जहांगीर की हदूद में नूरजहां ने एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर कराई थी। इस मकबरे में नूरजहां ने काफ़ी अरसा रिहाइश भी इख्तियार की, इसलिए यहाँ रिहायशी इमारत भी तामीर की गई थीं। कई सालों से मकबरा जहांगीर खस्ता हाली का शिकार था, जिसकी हालत ज़ार पर तरस खाते हुए महकमा आसार कदीमा ने मरम्मत का काम तो शुरू किया, लेकिन मुकम्मल किए बगैर ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिसे मुकम्मल करने की ज़रूरत है। मकबरा जहांगीर की आपको सैर कराई। मकबरा जहांगीर में आने वाले सयाहों का कहना है कि आसार कदीमा को चाहिए कि मकबरा जहांगीर की बिल्डिंग को मज़ीद बेहतर किया जाए, ताकि हमारे जो पुराने विरसा हैं उसको हम अच्छे से उजागर कर सकें। यहाँ पे आके अच्छा लगा। कैमरामैन नूरुल्लाह खान के साथ कदीर खान, बोल न्यूज़, शादरा, लाहौर। जहानिया में गंदम की पैदावार के लिए टारगेट सेट कर लिया गया। गंदम की काश्त के लिए 1 करोड़ 60 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर किया गया। इस पर मज़ीद जानेंगे अजीम सरवर की इस रिपोर्ट में। जहानिया में गंदम की पैदावार का टारगेट 1,20,000 टन है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्टा की हिदायत पर गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए अच्छे इकसाम का बीज, खाद, दीगर जरूरी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सराई कारकुनान काश्तकारों की फनी रहनुमाई के लिए फील्ड सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत गंदम के काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि वो ज़मीन की तैयारी के दौरान औसत ज़रख़ेज़ ज़मीन की सूरत में 1.5 बोरी DAP या इसके मुसावी खादें और 1 बोरी पोटाश खाद ज़रूर डालें। काश्तकार ज़मीनी तजिया की रिपोर्ट के ज़रिए गंदम की फसल के लिए खादों का इस्तेमाल करें। ये सारे जतन कम अज़ कम 40 मन फी एकड़ गंदम पैदावार का हसूल मुमकिन बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कैमरामैन मलिक अकबर के साथ अजीम सरवर, बोल न्यूज़, जहानिया। सुर दिए गुर्बत ने छीन लिए। जिसे टैलेंट के बल पर बड़ा आदमी बनना था, हालात ने मजदूर बना दिया। आज भी कोई सरपरस्त मिल जाए तो फरहान जिंदगी की दौड़ में कामरान बन सकता है। देखते हैं राना बिलाल की रिपोर्ट। कच्ची उम्र में पक्की आवाज का मालिक फरहान गोलू मुमकिन है कल बड़ा गुलकार बने। अच्छा गाने के साथ
बच्चा नाचता भी खूब है, एक एक स्टेप ऐसा कि दाद दिए बगैर रहा न जाए। बदकिस्मती से हालात के सितम ने घर के इस छोटे को बड़ा बना दिया। कहीं समोसे तलना, कहीं दूध उबालना और कहीं टेबल पर खाना लगाकर फरहान के रोज़ो शब गुजरते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है और सहारा कोई नहीं। मैं फरहान अली गोलू ते मैं स्कूल पढ़दा सी, मेरे अब्बू बीमार हो गए सी ते मेरे अब्बू करके मैनू काम स्कूलों छड्डना पिया। हुण मैं चाह वाली दुकान ते कड़ी काम करदा ते कड़ी भल्ले वाली दुकान ते काम करदा। महंगाई बड़ी है। नन्ना फरहान सूफियाना कलाम भी खूब पढ़ता है। किसे मिंदा भी क्या या सुन ले सुन ले सुन ले नहीं बजदा अली वाला। अब फरहान को ज़रूरत है किसी दिल वाले की जो बासलाहियत बच्चे के सर पर हाथ रखे। बाप की बीमारी के सबब सारा बोझ नन्हे कांधों पर आ पड़ा और गुलकारी छोड़कर मजदूर बनना पड़ा। कोई फ़न का कदरदान मिल जाए तो फरहान गोलू का टैलेंट गुम होने से बच जाएगा। ओ कदिया मिल सावर यार वे। खवातीन दुकानदार, कारोबार ही कारोबार। गिलगित बल्तिस्तान के विमेन हैंडीक्राफ्ट्स में दरियाए गिलगित के किनारे सजे बाजार में घरेलू दस्तकारियां हाथों हाथ फरोख्त हुई। 7 मुकामी खानों का लुत्फ भी उठाया गया। देखते हैं नदीम खान की ये रिपोर्ट। पुरफिजा मकाम, पुरसकून मकाम और हुनरमंद खवातीन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत। जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट मार्केट गिलगित, एक से बढ़कर एक शानदार दस्तकारियाँ। दरियाए गिलगित के किनारे बाजार की शान दीदनी थी, जिसे गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन ने खूब पजीराई दी। ऐसी खवातीन जो घर पे बैठी हुई थी और ऐसी सोच रख रही थी कि हम कोई कारोबार करें, लेकिन कहाँ करें, क्योंकि आपको पता है कि जीबी हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ खवातीन पसंद नहीं करती कि खुले आम मार्केट में दुकान खोल के बैठ जाएं। तो ये एक अलग से उनके लिए एक कॉर्नर है बिल्कुल, जो कि दरिया के किनारे है। खरीदार खवातीन ने हैंडीक्राफ्ट मार्केट मकामी खवातीन के लिए खरीदारी का बेहतरीन मौका करार दिया। यहाँ पे जो इन्होंने कुशन्स वगैरह लाए हैं, मैं तो ये कहूँगी कि जो खवातीन जो है बाहर दूसरे शॉप्स में नहीं जा सकते, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि वो यहाँ आकर यहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ पे मयारी चीज़ें हैं, बेहतरीन कुशन्स हैं, उनकी जो बेसिक ज़रूरत है वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। वुमेन हैंडीक्राफ्ट मार्केट का क़याम GDA के ताउन से अमल में आया, जिसकी तफसील नुमाइंदा GDA ने बोल को बताई। GDA की एग्जीक्यूशन, इसके डिज़ाइन और उस सारी चीज़ के अंदर GDA फोर फ्रंट पे था और हमने बड़ी कलील अरसे के अंदर 3 से 4 माह के अंदर हमने इसको रेस करके यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश कर दिया था। इस मार्केट को बनाने का मकसद हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट करना था, जिसमें हम माशाल्लाह 90% कामयाब हो गए। GDA वुमेन हैंडीक्राफ्ट्स जेम्स एंड स्टोन मार्केट के क़याम से घरों में तैयार होने वाले अशिया की खरीद व फरोख्त से बहुत सारी खवातीन और घरानों की मुआशी हालत बेहतर हुई है। कैमरामैन फरमान करीम के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित बल्तिस्तान। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।